हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही है, एकदम जबरदस्त चल रही है। हंसते मुस्कुराते आया करो भाई पहले तो क्लास में, है ना। ये मुंह बना के क्लास में मत आया करो। अगर शुरुआत में ही ऐसे मुंह से क्लास में प्रवेश करोगे तो फिर विद्या मतलब सरस्वती माँ भी बुरा मान जाएंगी कि भाई साहब ये तो पहले से ही ऐसा मुंह बना के आया है। तो हंसते मुस्कुराते क्लास में आओ, सारी चीजें समझ में आएंगी, बहुत अच्छे से चीजें आप लोगों की प्रॉपर चलेगी। तो सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में, मेरे प्यारे दोस्त। तो कैसे हैं आप सब लोग मेरे भाई? एक बार हालचाल के बारे में बताएंगे। सब कोई बढ़िया है? एक वायरस घूम रहा है, क्या नाम है उस वायरस का? HMPV, पता ना कौन सा वायरस है भाई साहब। धुआं उठा रखे हैं उसने, चाइना से आया है। पहले वाला भी चाइना से ही आया था आप लोगों का कोरोना। और कोरोना क्या तहलका मचा के गया था। तो बचे रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए, दबा के पढ़िए मेरे भाई। दबा के पढ़िए, बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोगों को अपनी पढ़ाई करनी है ना। चलिए भाई, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज पार्ट 6 है आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट का। मोस्ट प्रोबेबली आज खत्म कर लेंगे, नहीं तो कल तो इसकी आखिरी क्लास मेरे प्यारे दोस्त हो ही जाएगी। आज का पहला क्वेश्चन मिसलेनियस का, आज का पहला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। फाउंडेशन में मजे आ रहे हैं या नहीं आ रहे आप लोगों के? एक बार मुझे बताइए, क्या फाउंडेशन में मजे आ रहे हैं या नहीं आ रहे? क्या SCF LCM में धुआं उठ रहा है या नहीं? चलिए, HMPV, हाँ वही है भाई। चाइना वाले नाश करके मानेंगे, उनके बस की बात नहीं है। उनके बस की बात नहीं है भाई साहब। भारतीयों का कोई कुछ बिगाड़ ले, धुआं उड़ा देंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज आप ये कहोगे कि आज धुआं बहुत उड़ा रहे हो कैसे? चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 18,600 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 10% की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन, दूसरे भाग पर 10% की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन व तीसरे भाग पे 10% की दर से 5 वर्ष का मिश्र धन बराबर हो। हैं जी, बहुत बढ़िया। मेरे भाई समझाने के लिए लाइन लिख रहा हूं। 18,600 को 3 भाग में बांटा गया है। पहली राशि P1 है, दूसरी राशि P2 है और तीसरी राशि P3 है। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अगर 1 साल का ब्याज जो है वो 10% है तो 2 साल का ब्याज जो है वो 20%। लेकिन वो मिश्र धन कह रहा है, तो 20% में 100% मूलधन जोड़ेंगे तो क्या 120% मिश्र धन आ जाएगा। यानी पहले हिस्से का मिश्र धन जो होगा वो इतना होगा। बहुत बढ़िया। दूसरे भाग पर 10% की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन। अगर 1 साल का 10% है तो 4 साल का ब्याज 40%। लेकिन मिश्र धन चाहिए तो भैया मूलधन 100% उसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी 140% ये मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तीसरे भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का मिश्र धन, 5 वर्ष का मिश्र धन। अगर 1 साल का 10% ब्याज है तो 5 साल का 50% ब्याज होगा। लेकिन मिश्र धन की बात करें तो मिश्र धन 150% हो जाएगा और तीनों जगह से प्राप्त मिश्र धन बराबर है। क्या ये इतनी बात समझ में आई या नहीं? तो आप कहेंगे जी इतनी बात तो समझ में आ गई। अगर मैं यहां से देखूं तो 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 1 0 कट गया। अगर मैं तीनों का रेशो आप लोगों से पूछूं तो मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि तीनों का राशि का अनुपात क्या आ जाएगा। P1 रेशो, P2 रेशो, P3 क्या आएगा आपके सामने? फटाफट बताइए। देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर मैं P1 की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो P1 को छिपा दो, इन दोनों की गुणा कर दो। 15 चौका 60 को 0 हासिल 6, 15 एकम 15 और 6 21 हो जाएगा। P2 को निकालना चाहता हूं, P2 को छिपा दो, इन दोनों की गुणा। 15 दूनी 30 को 0 हासिल 3, 15 एकम 15 3 18। P3 को निकालना चाहता हूं तो इन दोनों की गुणा। 14 दूनी 28 को 8 हासिल लगे 2,
14 एकम 14 और 2 16 हो जाएगा। बात क्लियर हुई या नहीं? तो आप कहेंगे जी बात एकदम 100% की क्लियर है। 2 से काटेंगे 105 बार कटेगा है, 2 से काटेंगे 90 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे तो 84 बार आप लोगों का कट जाएगा। अभी 3 से भी कट रहा है। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 से काटा 30 बार और 3 से काटा 28 बार। मेरे प्यारे दोस्त, आपके सामने तीनों की राशि का अनुपात आ चुका है। उसने कहा तीनों की राशि जो है वो 18,600 है। मेरे हिसाब से 35 और 30 65, 65 और 8 73, 73 और 20 93 होगी। उसने कितनी दी है? 18,600। तो एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर? 200 के बराबर। तो 35 पार्ट की वैल्यू किसके बराबर? 35 गुणा 200 7,000। एक बराबर 200 तो 30 बराबर किसके? 6,000 के। एक बराबर 200 तो 28 बराबर किसके? 5600 के। बताओ क्या बात समझ में नहीं आई है इसमें? फटाफट मुझे बताएंगे कौन सी ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बात समझ में आई? 18,600 की राशि थी, 3 भागों में डिवाइड किया। पहली राशि P1, दूसरी राशि P2, तीसरी राशि P3। पहले भाग पर 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज 20%, तो मिश्र धन 120% हो जाएगा। दूसरे भाग पर 10% के हिसाब से 4 वर्ष का ब्याज 40%, तो मिश्र धन 140% हो जाएगा। तीसरे भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का मिश्र धन 50%, तो ब्याज मूल मिश्र धन 150% हो जाएगा। तीनों का मिश्र धन जो है वो बराबर आप लोगों को दिया हुआ है, तीनों को बराबर लिख दिया। P1 रेशो P2 रेशो P3 निकाला, 35 30 28 आ गया मेरे भाई। तीनों को जोड़ेंगे तो 93 राशि बटी होगी, और तीनों को बाटी कितनी है? 18,600। एक बराबर 200, तो 35 बराबर 7,000, 30 बराबर 6,000, 28 बराबर 5600। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। सर आप जो पढ़ा रहे हैं उतना कर ले तो पूरे मार्क्स आ सकते हैं। इसके साथ एक बुक जरूर लगाओ, जो भी बुक आपके पास हो उस बुक को जरूर लगाओ। वैसे तो हाँ, वैसे तो मैंने एडवांस की बुक निकाली हुई है, एडवांस जब चालू करेंगे उस एडवांस की बुक को जरूर ले लेना, है ना। और बुक लगाओ मेरे दोस्त, एक बुक फॉलो कर लो, आप देखेंगे कि आप सब कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है, आइए। एक व्यक्ति 8400 रुपए को 2 भागों में निवेश करता है। पहला भाग 11% साधारण ब्याज की दर पर व दूसरा भाग 15% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर। 2 वर्ष बाद उसे कुल साधारण ब्याज जो है वो 2232 रुपए प्राप्त होता है। तो प्रत्येक भाग मुझे बताइए कितना होगा। मेरे भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बात बताइए, एलिगेशन लगा सकते हैं, अगर 1 साल 2 साल का साधारण ब्याज 2232 रुपए है, तो 1 साल का साधारण ब्याज क्या 1116 रुपए होगा? होगा क्या? अगर मैं मान लूं सारी की सारी राशि 11% पर उधार दी गई थी, तो ब्याज कितना बैठेगा? 11% निकालिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 चौक 44 को 4 हासिल 4, 11 अट्ठे 88 और 4 92। क्या अगर सारी की सारी राशि 11% पर उधार दी जाती तो क्या 924 रुपए ब्याज के मिल रहे होते? बहुत बढ़िया। अगर सारी की सारी राशि 15% ब्याज दर पे उधार दी जाएगी तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे। 15 चौका 60 को 0 हासिल 6, 15 अट्ठे 120 और 6 126 हो जाएगा। यानी अगर सारी की सारी राशि 11% पर होती उधार तो 924 रुपए ब्याज आता। सारी की सारी राशि 15% पर उधार होती तो 1260 रुपए आता। मेरे भाई दोनों पर उधार है तो टोटल 1 साल का ब्याज 1116 रुपए है। टोटल 1 साल का ब्याज 1116 रुपए है। तो मेरे भाई 1116 रुपए आपने बीच में लिख दिया। अब आप यहां राशि का रेशो निकाल सकते हैं। मेरे दोस्त 6 में से 4 गया 2 बचेगा, 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा, 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, यहां 192 आएगा। 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 5 में से 1 गया 4 बचेगा, 12 में से 144 आएगा। 12 से काटेंगे 12 बार कटेगा, 12 से काटेंगे 16 बार कटेगा।
4 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 4 बार कटेगा। ये जो आया है ये प्रिंसिपल का रेशो आपके सामने आया है। पहला प्रिंसिपल 3 है, दूसरा प्रिंसिपल 4 है, दोनों को मिला के 7 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? उसने क्या कहा है? 8400 कहा है, 8400 कहा है मेरे भाई। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 बराबर 1200 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 1200 हो चुका है तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 1200 है तो 4 बराबर क्या हो जाएगा? 4800 हो जाएगा। तो 3600 4800 इज द करेक्ट आंसर। 3600 4800 इज द करेक्ट आंसर। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, ये बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। मैं दूसरा तरीका भी इसका बता देता हूं मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से कहूं, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि टोटल राशि 8400 है, पहले व्यक्ति पहले भाग जो था वो P1 मान लिया, क्या दूसरा जो भाग हो जाएगा वो 8400 माइनस P1 हो जाएगा? अगर टोटल राशि 8400 है, उसका एक भाग आप P1 मान लेते हैं, तो दूसरा भाग जो है वो 8400 माइनस P1 हो जाएगा। हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पहले भाग पे? 11%। समय कितना है? 2 साल। क्या 2 साल में इतना ब्याज मिलेगा? बहुत बढ़िया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%। समय कितना है? 2 साल। क्या इस राशि पर इतना ब्याज मिलेगा? और दोनों पर जो ब्याज मिलता है वो 2232 रुपए मिलता है। दोनों पर मिलने वाला ब्याज 2232 है। अब यहां से पी की वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे, आपके सामने जवाब आ जाएगा। ठीक है। क्या इस मेथड से हमें जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आए तो हमेशा आपको इस मेथड से जाना चाहिए। हाँ सर, आपने 2232 को आधा क्यों किया? हाँ बिल्कुल सही बात बेटा, ये 1 साल की दर है 11%। या तो आप इसका 22% निकालो, 2 साल का ब्याज निकालो, इसका 22% निकाल के यहां लिखो, इसका 30% निकाल के यहां लिखो, यहां भी 2 साल का ब्याज, तब आप 2 साल का ब्याज बीच में लिख सकते हैं। अगर आपने यहां 1 साल का ब्याज निकाला है, यहां 1 साल का ब्याज निकाला है, तो यहां बीच में भी 1 साल का ही ब्याज रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये चीजें समझ में आ गई। मैं कहूंगा कि दोनों मेथड से एक बार कर जरूर लेना, कर जरूर लेना। सर अभी समझ में आ जाता है लेकिन बाद में भूल जाते हैं, ये पागलपन वाली बात है। ये मेरे भाई ये कोई ठीक बात नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, ये केवल अपने आप को धोखा देने वाली बात है। सर इसको पूरा कर दो, पूरा कर दूंगा, पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं है। 11 दूनी 22 P1/100 हो जाएगा, 22 P1/100 हो जाएगा। यहां देखेंगे 15 दूनी 30 है, 15 दूनी 30 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो 3 की गुणा कर लो यहाँ पे। आ 3 की गुणा करेंगे मेरे भाई यहाँ पे, या फिर एक काम करो, काटो मत, जीरो मत काटो, ऐसे ही छोड़ दो। काटो मत मेरे भाई जीरो। 30 की गुणा यहाँ कर लो, आपने देखा 30 की गुणा यहाँ करी, 15 दूनी 30, 30 की गुणा 30 जीरो जीरो, 30 जीरो जीरो, 30 चौका 120 को जीरो हासिल 12, 30 अट्ठे 240 और 12 252 हो जाएंगे। -30 P1 अपॉन में 100 है और इज इक्वल टू 2232 है। यहां से दोनों जगह से 100 हटेगा, इधर आके गुणा में हो जाएगा। जो चीज प्लस में है उधर जाके माइनस में ले लेना। 22 में से 30 जाएगा, -8 P1 बचेगा। और अगर 2,23,200 में से 2,52,000 घटाओगे तो यहाँ भी नेगेटिव में कोई वैल्यू आएगी। 8 से उसे डिवाइड करना, P1 की वैल्यू आ जाएगी। 8400 में से P1 घटाओगे, दूसरी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब ये करना ही नहीं है, ये करना ही नहीं है। अभी कराऊंगा अंशिका द्विवेदी गुड़िया, वो आगे आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, यस, समझ में आया? ये अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त क्वेश्चन? प्यार से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्यार से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑप्शन से भी हो जाएगा, ऑप्शन से कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई।
लेकिन ऑप्शन अगर चौथे नंबर पे है ना तो बात जमेगी नहीं मेरे भाई। एक तो दोनों को जोड़ के 3400 आना चाहिए। यहां देखोगे 3400 आ रहा है क्या? 9 और 7 16, 3400 ही, 8400 आना चाहिए, 8400 ही नहीं आ रहा, 8400 ही नहीं आ रहा। यहां देखेंगे 7 5 12, ये भी 8400 नहीं आ रहा है। यहां देखेंगे 7 5 12, ये भी 8400 नहीं आ रहा है। तो जोड़ के ही एक ही ऑप्शन 8400 दे रहा है। राशि पूछ रहा है ना, टोटल राशि 8400 दी हुई है, तो क्या दोनों को जोड़ के 8400 के बराबर आना चाहिए? हाँ या ना? तो यही ऑप्शन दे रहा है, पर ऐसा बहुत कम मिलेगा आपको। ठीक है, आइए आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और सवाल का जवाब देने की कोशिश करिए कि क्या होगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक आदमी एक बैंक में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपए सावधि खाते में जमा करता है। यानी कि मेरे भाई 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से 12,000 रुपए जो एफडी बोलते हैं उसमें जमा करता है। लेकिन 3 वर्ष बाद वह अपनी जरूरतों के लिए पूरी धनराशि बैंक से निकाल लेता है। अब भाई जब आप फिक्स बीच में ही तोड़ते हो, जिसे आप लोग एफडी कहते हैं, अगर आप उसे बीच में ही तोड़ते हो तो आपको वो ब्याज दर नहीं मिलेगी जो बच्चे वादा किया गया था आपको देने का। ठीक है, जिस पर बैंक कम ब्याज दर प्रदान करता है, यदि वह 5 वर्ष के अंत में मिलने वाली धनराशि से 3320 रुपए कम प्राप्त करता है, तो बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर बताइए कितनी होगी। यानी कि जब उसकी एफडी पूरी हो रही थी, उससे 2 साल पहले किसी कारण से वो पैसे निकाल लेता है, तो पूरी होने पर जो ब्याज मिलता उससे 3320 रुपए अब उसे कम प्राप्त होते हैं, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। तो ये बताइए बैंक जो है, बैंक अब किस रेट से पैसे देगा, किस रेट से अब उसे ब्याज देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी बताइए। अच्छा मेरी एक बात सुनोगे? कौन सी बात जी? मैं बताता हूं। मैंने कितने पैसे जमा किए हैं बैंक में? 12,000 रुपए जमा किए। अगर 1 साल का 10% मिलना था तो 5 साल का यानी 50% मुझे ब्याज मिलता। अगर मैं ये एफडी पूरी कंप्लीट टाइम में निकालता तो मुझे 6,000 रुपए ब्याज मिलता। मुझे 6,000 रुपए जो है वो ब्याज मिलता। लेकिन अब मुझे 3320 रुपए कम प्राप्त हुए हैं, यानी 3320 रुपए कम प्राप्त हुए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अब मुझे कितने प्राप्त हुए होंगे, तो आप कहेंगे अब मुझे 3 साल का ब्याज जो है वो 2680 रुपए प्राप्त हुआ होगा। आप देखो ना, 1 साल की दर 10% है, 5 साल के अंत में मिलने वाली धनराशि से 3320 कम प्राप्त होते हैं। तो अगर 1 साल की 10% है तो 5 साल में क्या मुझे 50% ब्याज का मिलता। मैंने एफडी में 12,000 रुपए जमा किए हैं, 50% यानी 6,000 रुपए मुझे ब्याज के मिल रहे होते अगर मैं बिल्कुल लास्ट में एफडी को तोड़वा रहा होता। तो क्या मुझे मेरे भाई, क्या मुझे 2680 रुपए इन 3 सालों के मिल रहे होंगे? क्योंकि पूरी होने से 2 साल पहले मैं सारा पैसा निकाल लेता हूं। मुझे 3320 रुपए कम मिलते हैं, 6,000 से 3320 कम मिले, क्या मुझे 3 साल में 2680 रुपए मिले? क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। 12,000 रुपए पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे नहीं पता बैंक ने क्या दी है, लेकिन 3 साल का ब्याज जो दिया है वो 2680 रुपए मुझे दिया है, 2680 रुपए मुझे दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई हैं, 8 से 14, 8 से 14 2 16, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 12 से 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। 3 तिया 9 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगी, 9 सत्ते 63, 63 और 4 67, यानी आंसर कितना आएगा? 7 सही 4/9। अगर वो पूरे टाइम पर एफडी को छुटाता तो मेरे भाई 10% के हिसाब से पैसा मिलता, लेकिन बीच में किसी कारणवश उसे पहले पैसा छुटाना पड़ गया।
अब उसे ब्याज दर कितनी मिली है, तो आप कहेंगे 7/4/9 ब्याज दर मिली है। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर 20 का ठीक होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा मेरे भाई। ठीक है, रिवीजन कैसे करें लास्ट में बता के जाऊंगा, है ना। सर 5 साल का क्यों निकाला, 3 साल का क्यों नहीं निकाला? भाई साहब 3 साल का आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं पता ना? 5 साल का पता है, बिल्कुल पता है। अगर एफडी पूरी होती तो 10% के हिसाब से पैसे मिलते, तो 5 साल में क्या 50% रुपए मुझे मिलते? मैंने निकाल लिया, 5 साल में 50% यानी 6,000 रुपये मुझे मिलते। उसने कहा है 6,000, जो 5 साल पे रकम मिलती उससे 3,320 रुपये कम प्राप्त हुए हैं। तो 6,000 से 3,320 रुपये कम प्राप्त हुए हैं, यानी 2,680 रुपये प्राप्त हुए हैं। यानी इन 3 सालों में 2,680 रुपये ब्याज मिलता है। PRT/100 आर निकल जाएगा यहां से। आइए लास्ट में आ जा, हम लोग बात करेंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए। एक बार बताइए, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए मेरे भाई, क्या कहना चाहता है। डिटेल में बात करेंगे, अब आप उसी को फॉलो करेंगे मैथ में जो मैं आपको आज बता के जाऊंगा, है ना। उसी चीज को फॉलो करेंगे और रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप लोग बिल्कुल वीक है मैथ में, चाहे आप लोग बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। दो समान राशि है मेरे भाई, दो समान राशि हैं, यानी कि प्रिंसिपल जो है वो इक्वल दिया हुआ है। 5% तथा 3% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। पहले को दूसरी की तुलना में 4 वर्ष पहले लौटाई जाती है और प्रत्येक स्थिति में मिश्रधन 390 होता है। प्रत्येक स्थिति में मिश्रधन 390 होता है। थोड़ा सा सोचना मेरे भाई, थोड़ा सा सोचना। मान लो दो व्यक्ति हैं, सोनू मोनू। ये सोनू भाई है और ये अपने मोनू भाई हैं। ये सोनू भाई हैं, ये अपने मोनू भाई हैं। दोनों ने बराबर पैसा उधार दिया, 100-100 रुपए। दोनों ने बराबर पैसा उधार दिया, 100-100 रुपए। ये बताइए, इसको मिश्रधन 140 रुपए मिला है, इसको मिश्रधन 140 रुपए मिला है। तो मेरे भाई इसे ब्याज कितना मिला होगा, आप कहेंगे 40। इसे ब्याज कितना मिला होगा, आप कहेंगे 40। यानी कुल मिला के कहने का मतलब यह है, कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अगर दो व्यक्तियों ने समान राशि का इन्वेस्टमेंट किया है या समान राशि ब्याज पर दी है और उन्हें समान मिश्रधन प्राप्त होता है, तो लगने वाला ब्याज भी क्या होगा, बराबर होगा। लगने वाला ब्याज भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे लगने वाला ब्याज भी बराबर हो जाएगा। बातें क्लियर हुई? आइए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन ने कहा है दो समान राशि है और मिश्रधन, प्रत्येक स्थिति में मिश्रधन 390 होता है। समान राशि समान मिश्रधन, तो क्या ब्याज बराबर होगा? ब्याज होता है PRT/100। पहले की राशि P, दूसरे की भी राशि P है क्योंकि समान बोला है। पहले का रेट कितना है? पहले का रेट 5% है, दूसरे का रेट 3% है। पहले वाला का समय जो है, यहां देखिए ध्यान से, पहली को दूसरी की तुलना में 4 वर्ष पहले लौटाया जाता है। यानी पहली अगर 30 साल में लौटाई जा रही होगी तो दूसरी 4 साल ज्यादा में लौटाई जा रही होगी। दूसरी मेरे भाई 4 साल ज्यादा में लौटाई जा रही होगी। PRT/100, PRT/100 दोनों का ब्याज भी इक्वल होगा जब मूलधन और मिश्रधन बराबर दिया हुआ है। अब मेरे भाई यहां से देख लो, 100 से 100 कट गया, P से P कट गया। ये क्या है? 5T है और ये क्या है? 3T+12 है मेरे भाई। तो 5 में से 2 जाएगा, 2T बराबर 12 और 2 बराबर T बराबर 6। यानी ये पैसा 6 साल में लौटाया जा रहा होगा और ये 6 और 4 10 साल में लौटाया जा रहा होगा।
यही तो आया है आपके सामने क्वेश्चन का जवाब। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या समय पूछा है, आपने कहा नहीं। उसने कहा उधार दी गई प्रत्येक राशि क्या थी, उधार दी गई प्रत्येक राशि क्या थी। अच्छा एक बात मुझे बताइए, मैंने माना मूलधन पी, मूलधन में अगर ब्याज जोड़ दूं पी, पहली ब्याज दर कितनी है 5%, पहला समय कितना है 6 साल, अगर मूलधन में ब्याज जोड़ दूं तो क्या मिश्रधन आ जाएगा, और मिश्रधन कितना दिया है 390 आप लोगों को दिया हुआ है, यही तो दिया है। 100p प्लस 30p कितना हो जाएगा 130p बटे 100, और यहां 390 है मेरे प्यारे भाई। 130 से 3 बार कटेगा, 3 की गुणा 100 में करोगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर मेरे भाई 300 आएगा। आंसर कितना आएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 300। इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, यहां अगर आप फॉर्मूला नहीं भी लगाना चाहते हैं तो मत लगाना, फॉर्मूला नहीं भी लगाना चाहते हैं तो मेरे भाई मत लगाना। कैसे, पहले की ब्याज दर कितनी है 5% है, 5% है, 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है, कितनी होती है 1/20 होती है। ठीक है, अगर 1 साल का ब्याज 1 रुपए है तो 6 साल का ब्याज 6 रुपए हो जाएगा। मूलधन में ब्याज को जोड़ेंगे तो क्या मिश्रधन 26 रुपए हो जाएगा। उसने कितना दिया है मिश्रधन 390 रुपए दिया है। ठीक है, तो एक बराबर किसके होगा 390/26 के होगा। उसने राशि पूछी है यानी वो 20 बराबर आपसे पूछना चाह रहा है। तो 2 से काटेंगे 10 बार, 2 से काटेंगे 13 बार, 13 से काटेंगे 30 बार, और 30 की गुणा 10 में करेंगे तो सवाल का जवाब 300 आएगा। तो ये क्या है, ये सेकंड अप्रोच है। पहले क्वेश्चन को तो हो जाने दिया करो, या आप कॉपी पेस्ट करके रखते हो जी, समझ नहीं आया है भाई जितेंद्र भाई। मेरे दोस्त क्वेश्चन समझ में तब आएगा जब क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। देखिए, अब क्वेश्चन को एक बार फिर समझिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है दो समान राशि, दो समान राशि है यानी मूलधन हमें बराबर दिया हुआ है। एक को 5% पर दिया जाता है, एक को 3% पर उधार दिया जाता है। पहली को दूसरी की तुलना में 4 वर्ष पहले लौटाया जाता है, यहां लौटाया कर लीजिए, लौटाया जाता है। यानी पहली वाली जो राशि है इसे 4 साल पहले लौटा दिया जाता है, और प्रत्येक स्थिति में मिश्रधन 390 रुपए प्राप्त होता है। यानी दोनों ही केसेस में 390 रुपए हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि जब समान राशि आप कहीं उधार देते हो और आपको बराबर मिश्रधन मिलता है तो मेरे भाई वहां फिर बराबर ही ब्याज आपको लगा होगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं ब्याज बराबर है तो मूलधन दोनों केस में समान है, PRT/100। क्योंकि यहां 4 साल ज्यादा ले रहा है ये वाली राशि जो है, तो PRT की जगह T+4/100, टी की वैल्यू 6 आई, यानी यहां ये राशि 6 साल के लिए होगी, ये राशि 10 साल के लिए होगी। अब अगर इस मेथड से जाना चाहते हैं तो पहली राशि पर ब्याज दर 5% थी, इसकी फ्रैक्शन 1/20 होती है, यानी 20 रुपए अगर आपका मूलधन है तो 1 साल का ब्याज 1 रुपए होगा। तो राशि कितने साल के लिए 6 साल के लिए, तो 6 साल का ब्याज 6 रुपए हो जाएगा। मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्रधन आएगा, और मिश्रधन उसने 390 दिया है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आ जाएगी। तो उसने मूलधन पूछा है यानी वो 20 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। आंसर आपके सामने आ जाएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये आपका मेथड है मेरे भाई। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज बराबर 390। तो यहां से पी की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या। बहुत प्यारा क्वेश्चन था मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 60 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 60।
आइए देखिए भाई, पढ़िएगा क्वेश्चन। रवि पहले 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक, अगले 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक और 5 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से कुछ धनराशि ऋण पर लिए यानी उधार लिए। यदि वह 7 वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज 12,750 का भुगतान करता है तो उसके द्वारा ऋण पर ली गई धनराशि कितनी है, वो आप लोगों से मेरे दोस्त ये पूछना चाह रहा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक राशि है जो उधार ली गई है, उस पे अलग अलग समय के लिए अलग अलग ब्याज दर है मेरे भाई। जैसा क्वेश्चन ने कहा है, शुरू के 3 वर्षों के लिए 5% है, उससे आगे जो 2 वर्ष होंगे उसके लिए 8% है। क्या टोटल 5 वर्ष हो चुके हैं? 5 वर्ष से ऊपर के लिए प्यारे दोस्त 10% वार्षिक धनराशि, वार्षिक दर से कुछ धनराशि ऋण पर लिए। टोटल जो 7 साल का ब्याज बैठा है वो 12,750 बैठा है। तो उसने पूछा उसके द्वारा ऋण पर ली गई धनराशि कितनी है। सर इसमें सर जी दोनों का पूछा है, फिर भी राशि ऐड नहीं होगी, क्या मतलब? समान है तो समान ही बोला है, उसने समान ही बोला है। यहां देखो ना, उसने समान ही बोला है, दो समान राशि है। प्रत्येक स्थिति में मिश्र धन इतना होता है, यानी दोनों स्थितियों में 390 मिल रहा है। अब देखिए मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि पहले 3 वर्षों के लिए 5%, पहले 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक, अगर 1 साल की दर 5% है तो 3 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा, हो जाएगा। अगले 2 वर्षों के लिए 8% सालाना के हिसाब से, 1 साल की 8% है तो 2 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 16% हो जाएगी। या 5 साल का आप लिख चुके हैं हिसाब किताब, 5 साल के बारे में लिख चुके हैं। उसने कहा है 5 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार ली। अच्छा, टोटल कितने साल का है? 7 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज दिया है, ये 5 वर्ष हो चुके हैं तो बचे कितने? 2 वर्ष और बचे। 2 वर्ष का 10% के हिसाब से 20% साधारण ब्याज हो जाएगा। यानी अगर मैं आपसे कुछ यूं कहूं, 16 और 15, 31 और 20, टोटल ब्याज जो है वो 51% ब्याज हो जाएगा। अब यहां से चीजें रटनी नहीं है। अगर वो आपसे ब्याज पूछता है तो आप कहना मूलधन का 51% निकाल दो, ब्याज आ जाएगा। अगर वो आपसे अमाउंट कहता है, मिश्रधन कहता है, तो इस 51% ब्याज में 100% मूलधन और जोड़ना पड़ेगा, तब आप 151% निकाल रहे होंगे। 3% से भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, बस वहां वर्ष जो है वो 10 लेने हैं, क्योंकि वहां 4 वर्ष बाद राशि लौटाई जा रही है। ठीक है, तो उसने पूछा है उसके द्वारा ऋण पर ली गई धनराशि कितनी है, यानी 51% ब्याज है। उसने ब्याज कितना दिया है? 12,750। इन 7 सालों का कुल ब्याज 12,750 दिया है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 12,750/51। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। काटा पीटी मचाइए। 17, 17 छिक्का 17 7 119, 17 से कट रहा है। 17 7 119 होता है, 17 पंजे 85, जीरो, 17 तिया 51। 3 से काटेंगे 250 बार कटेगा, और 250 की गुणा 100 में होगी। कितने बच्चों का आंसर? 25,000 आ चुका है। कितने बच्चों का जवाब 25,000 आ चुका है? लिख लिए भाई क्वेश्चन कौन कौन से हो गए चैप्टर। नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, सर्ट्स एंड इंडिसेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट आज खत्म हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा, है ना। फिर दोनों की मिसलेनियस क्लास, एसआई और सीआई की एक क्लास लेके आऊंगा, है ना। कल से हम लोग सीआई करेंगे, और 7 क्लास में लगभग लगभग हम लोग सीआई कर लेंगे। तो आज डेट कितनी है? 7 ही है। 15 तारीख तक जो है हम लोग कोशिश करेंगे सीआई को निपटाने की। अब सीआई निपटते ही मेरे प्यारे दोस्त फिर
टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, और आप लोगों का एवरेज और मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये अर्थमेटिक का पार्ट बच जाएगा और फिर एडवांस पे काम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। रजनीश को बुला दो एक बार। चलिए आज मैं पूरा ओवरव्यू देके जाऊंगा अगला अपने टाइम पीरियड का, कि क्या क्या मैं करने वाला हूं अगले मार्च तक आप लोगों के साथ। मार्च तक मैं आप लोगों के साथ बना रहूंगा, एंड ऑफ मार्च। और मेरे प्यारे दोस्त, एंड ऑफ मार्च आपका कोर्स भी खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस सेट जो है वो आप लोगों का मैं प्यारे दोस्त लेके आ जाऊंगा। कब? 1 फरवरी को, मतलब फरवरी को, 1 फरवरी को मैं आपका प्रैक्टिस सेट लेके आ जाऊंगा। और प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन आपके लेके आऊंगा। उन 30 क्वेश्चन में मेरे भाई बहुत कुछ हम लोग कवर कर रहे होंगे। सब कुछ भूला याद दिलाएगा वो प्रैक्टिस सेट। ठीक है, हाँ। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक व्यक्ति ने अपने बेटे, बेटी और अपनी पत्नी के नाम पर साधारण ब्याज पर 1,05,750 रुपए की राशि का निवेश किया। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, 1,05,750 रुपए का निवेश किया। एक बेटा है, एक बेटी है, और अपनी पत्नी के नाम पर यह निवेश कर दिया है, मतलब इन्वेस्टमेंट कर दिया है मेरे भाई। हाँ, सैटरडे को भाई, सी सैटरडे को तो नहीं रखी थी, सैटरडे को क्लास रखूंगा, इस बार भी रखूंगा, जरूरत पड़ेगी संडे को भी रखेंगे, उसकी टेंशन मत लो। मैं कंफर्म नहीं करता, लेकिन सैटरडे की कंफर्म करता हूँ, सैटरडे क्लास होगी। उसने कहा है कि निवेश इस प्रकार किया कि उन्हें क्रम से 3, 4, 5 साल बाद समान ब्याज मिलता है। यदि ब्याज दर 5% प्रतिवर्ष है तो पत्नी के लिए निवेश की गई राशि, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। टोटल राशि कितनी है? 1,05,750 रुपए। तीनों के हिस्से में ये वाइफ, पहले कौन है? बेटा है, यानी सन है। सन, एक काम करते हैं, सन जो है इसको मिलने वाली राशि एस मान लेते हैं। दूसरी डॉटर है, डॉटर को मिलने वाली राशि डी मान लेते हैं, और वाइफ को मिलने वाली राशि जो है वो हम लोग डब्लू मान लेते हैं। ठीक है, जो बेटा है मेरे भाई, बेटे को 3 साल के लिए, बेटी को 4 साल के लिए, और वाइफ को 5 साल बाद समान ब्याज मिलता है। अगर 1 साल की ब्याज दर 5% है तो 3 साल में क्या 15% इसे ब्याज मिला होगा, यानी कि सन को मिलने वाला ब्याज जो होगा वो 15% होगा। बहुत बढ़िया। अगर डॉटर की बात करूं तो 1 साल का 5% है, तो 4 साल का इसे जो ब्याज मिला होगा, इसे 20% ब्याज मिला होगा। और वाइफ की अगर बात करूं तो 1 साल का 5% है, तो 5 साल का 25% इसे जो मिला होगा वो ब्याज मिला होगा। यहां ब्याज इसलिए लिया है क्योंकि उसने समान ब्याज बोला है, यानी ब्याज को बराबर कहा है, ब्याज को बराबर कहा है। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहां देखेंगे परसेंटेज 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 कट जाएगा। 5 तिया 15 होगा, 5 चौक 20 होगा, 5 पंजे 25 होगा, हो जाएगा। अब आप मुझे सन का, डॉटर का और वाइफ का इन्वेस्टमेंट का रेशो बताएंगे। जब सन का निकालना हो तो इन दोनों की गुणा करिए, जब डॉटर का निकालना हो तो इन दोनों की गुणा करिए, और जब वाइफ का निकालना हो तो इन दोनों की गुणा करिए। यानी इनके हिस्से में आने वाली राशि का रेशो जो है वो ये हो जाएगा। तो मेरे भाई तीनों के हिस्से में कितना आएगा? 20 और 15 35, 35 और 12 कितना हो जाएगा? 47। और मेरे भाई तीनों के हिस्से में बटा कितना है? 1,05,750। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 1,05,750 बटे 47 आ जाएगी। तो उसने पूछा क्या है? पत्नी के लिए निवेश की गई राशि, यानी वो 12 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 12 की वैल्यू पूछना चाह रहा है मेरे भाई, 12 की वैल्यू। आंसर, आंसर मेरे भाई 3 और 4 का आंसर जो है वो 3 और 4 का मल्टीपल होगा, 3 और 4 का मल्टीपल होगा। तो 3 का मल्टीपल ये है, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है। तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। देखिए, अच्छा एक बात मुझे बताओगे? बहुत छोटी सी बात पूछने जा रहा हूं। कौन सी छोटी सी बात पूछने जा रहा हूं? 47 से काट लो, छोटी बात कुछ नहीं है। 12 का मल्टीपल हमने देख लिया, 12 का मल्टीपल दोस्त हमने देख लिया। अब यहां से इसे काट लेना, क्या होगा?
12 0 0, 12 पंजे 60 को जीरो हासिल 6, 12 सत्ते 84 और 6 90 को जीरो हासिल 9, 12 पंजे 60 और 9 69, 9 हासिल 6, 12 एकम 12। अब ये आसान हो जाएगा आपको डिवाइड करना, ये डिवाइड करना आसान हो जाएगा। 47 तिया कितने होते हैं? 47 तिया तो नहीं कटेगा, ज्यादा हो रहा है। 47 दूनी 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। 6 में से 4 गया 2, ये 329 हो जाएगा। और 47 सत्ते 329 ही होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो आप कहेंगे 27,000 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। पत्नी को मिलने वाली राशि 27,000 है। 47 समझ नहीं आया? क्यों नहीं आएगा? बेटे को मिलने वाला धन 20 है, बेटी को मिलने वाला धन 15 है, वाइफ को मिलने वाला धन 12 है, तीनों को मिलने वाला धन जोड़ेंगे 47 आएगा। हाँ, अब देखिए मेरी बात को समझिए, क्या हमें ये गुणा करनी पड़ेगी? क्या हमें ये गुणा करनी पड़ेगी? ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरी बात को समझना। आपने देखा कि यहां जो है वो 3 का मल्टीपल है, यहां 3 का मल्टीपल है। अब आप यहां देखिए 7 5 12, 12 5 17, 17 और 1 18, 18 बैठ रहा है मेरे भाई। 18 में भी 3 आया होगा, 18 में भी 9 आया होगा। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 9 के मल्टीपल की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो मेरे भाई फिर मैं ये कहूंगा पूरा ही सॉल्व कर लेना। क्या पता इससे कटने के बाद, देखो वैसे तो कटेगा नहीं क्योंकि ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर में 9 रहेगा ही रहेगा, 9 कटेगा ही नहीं मेरे प्यारे दोस्त, 9 कटेगा ही नहीं। क्या मैं इसे लिख सकता हूं 18 गुना कुछ लिख सकता हूं? वो जो कुछ लिखा है वो 47 से कटेगा, क्योंकि 18 नहीं कटेगा 47 से। तो 18 का तो मल्टीपल आएगा ही आएगा, आंसर आंसर 9 का मल्टीपल आना पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो मेरे दोस्त वैसे भी लगा सकते हैं, पर इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अगर डिवाइड भी कर देंगे डायरेक्टली आपके सामने जवाब आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 62। क्या कहना चाह रहा है भाई? मैं रिवीजन का ही टाइम टेबल बनवा रहा हूं, आपके सामने पूरे चैप्टर्स का ब्यौरा देके जाऊंगा। ठीक है, हाँ बताइए। आराम से इस क्वेश्चन को करिएगा मेरे भाई, आराम से इस क्वेश्चन को करिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है कि सुदीप ने एक निश्चित राशि का 1/8 भाग 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए तथा इसी राशि का 3/5 भाग 6% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए और शेष राशि को 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया। यदि मिलने वाला कुल ब्याज 1674 रुपए है, 74 रुपए है, तो मेरे भाई निवेश की गई कुल राशि ज्ञात करें कितनी होगी। थोड़ा सा ध्यान से सुनने। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन में बताया है कि आप हमेशा इन दोनों का मल्टीपल टोटल धन मान लेना। मैंने आपसे ये कहा कि 8 और 5 का मल्टीपल क्या होता है? 40 होता है। 8 और 5 का एलसीएम 40 होता है। टोटल इन्वेस्टमेंट आप 40 मान लेना। ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बता रखा है, पहले भी ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। उसने ये कहा है निश्चित राशि का 1/8 भाग, जब 1/8 भाग निकालोगे तो वो 5 आएगा। 5 रुपए जो है वो 5% के हिसाब से 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए गए हैं, तो क्या यहां से मिलने वाला ब्याज जो होगा वो 50% होगा? भाई 5 रुपए 5% के हिसाब से 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए गए, तो यहां से मिलने वाला ब्याज 50% होगा।
उसने कहा इस राशि का 3/5, जब मैं इसका 3/5 निकालूंगा, जब मैं इसका 3/5 निकालूंगा तो वो 24 रुपए आएगा। और 24 रुपए जो है वो कितने की दर से, 6% की दर से 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो कितना ब्याज मिलेगा? 12 चौक 48 को 8 हासिल लगे 4, 12 दूनी 24 और 4 28, क्या 288% ब्याज मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल मिलेगा। आगे कह रहा है वो शेष राशि, भाई 24 और 5 29 इन्वेस्ट कर चुके हैं, टोटल राशि 40 थी, तो बची कितनी? 40 में से 29 गया, 11 रुपए बची। अब उसने कहा 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए निवेश की गई, तो 1 साल की 10% है, 1 साल की 10% है, तो 2 साल के लिए निवेश की गई है, तो क्या 220% यहां से ब्याज मिला होगा? यानी अगर मैं कंप्लीट ब्याज आप लोगों के सामने निकालूं, इन 2 और 2 4 और 2 6 साल का कंप्लीट ब्याज मैं आप लोगों के सामने निकालूं, तो आप कहने वाले हैं 8 2 10 5 15 को 5 हासिल 1, क्या 558% जो है वो ब्याज मिलेगा? आया ना? यानी कि मेरे भाई 558% ब्याज मिलने वाला है, और उसने कहा है 1674 रुपए ब्याज मिलता है, तो क्या 1% की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी? क्या आप यहां 100% की वैल्यू निकालोगे? नहीं, उसने टोटल राशि आपसे पूछा है, तो टोटल राशि 40 की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर 1% की वैल्यू 3 है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या परसेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1% की वैल्यू 3 है, ये 100 यहां से हटेगा, इधर आके 100 गुणा में आ जाएगा, क्या 1 = 300 है? आप कहेंगे बिल्कुल है। आपको चाहिए 40 की वैल्यू, चाहिए 40 की, तो मेरे भाई मूलधन कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 12,000 आ जाएगा। समझिए, समझिए मेरे भाई, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर क्वेश्चन के साथ साथ स्टेप को देखिए कि हम लोगों ने किया क्या है। मेरे भाई क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कुछ ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है कि सुदीप ने एक निश्चित राशि का 1/8, यानी जितनी भी टोटल राशि है उसका 1/8 5% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए लगाया। उसी राशि का 3/5 भाग जो है वो 6% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए लगाया। जो बची हुई राशि थी उसको 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए लगाया। इन तीनों जगह लगाई हुई पैसे पर जो ब्याज मिलता है 2 साल 6 साल का, वो 1674 रुपए मिलता है। तो बताइए कि निवेश की गई कुल राशि कितनी है? आप सबसे पहले क्या मानिएगा, इन दोनों से कटने वाली संख्या को ही आप लोग टोटल राशि मान लीजिए। आपने कहा जी 8 और 5 से कटने वाली संख्या 40 होती है, मैंने टोटल राशि 40 मान ली। अब क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसने 1/8 भाग बोला बोला है, मैंने 40 का 1/8 निकाला, 5 आया। 5 रुपए की राशि 5% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए लगाई, तो क्या 50% ब्याज हो गया? बहुत बढ़िया। उसने कहा आगे 3/5 भाग, जब मैंने इसका 3/5 भाग निकाला तो ये 24 रुपए की राशि 6% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए लगाई, तो क्या 288% ब्याज हो गया? कितनी राशि बची? आप देखेंगे कि आप 29 रुपए राशि लगा चुके हैं, 24 और 5 29, टोटल मानी कितनी थी? 40, 40 में से 29 गया तो 11 रुपए राशि शेष बची। 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज 220% देगी, तो मेरे भाई 558% टोटल ब्याज आया होगा। उसने कहा टोटल ब्याज 1674 है, तो 558% की वैल्यू 1674 है, तो 1% की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्योंकि यहां 40 की वैल्यू पूछी है, परसेंट की वैल्यू नहीं, 40 की वैल्यू, तो परसेंट को हटाना होगा, नीचे 100 लिखना होगा। एक की वैल्यू 300 आ चुकी है, तो 40 की वैल्यू कितनी आएगी? 12,000। इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, समझिएगा। 10,000 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज की 3 योजनाओं में निवेश की जाती है। वार्षिक ब्याज दरें क्रम से 4%, 6% और 10% है। पहली योजना में 4,000 रुपये निवेश किए गए। यदि 5 वर्षों के बाद प्राप्त कुल ब्याज 2,800 रुपये है तो तीसरी योजना में कितनी राशि निवेश की गई थी? प्यारा क्वेश्चन है, बताइए। आप तो परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज और समय में गुणा करते थे। कहाँ गुणा करता था मैं? ये परसेंटेज निकालने में कहाँ गुणा होती थी ये? नीरज कुमार, 5 या 24 से गुणा क्यों? पिछले क्वेश्चन में 5 या 24 से गुणा क्यों? ये मेरे भाई ब्याज क्या होता है? पीआरटी बटे 100 होता है या नहीं? पीआरटी बटे 100, तो प्रिंसिपल यहाँ 5 है, यहाँ प्रिंसिपल 24 है, तो प्रिंसिपल तो लेना पड़ेगा या नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 63। देखिए 10,000 रुपए की एक राशि है मेरे भाई। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ लेना। 10,000 रुपए की एक राशि है, साधारण ब्याज की 3 योजनाओं में निवेश की जाती है। 3 योजना में टोटल 10,000 रुपए मिला के लगाई जाती है। अब देखना, वार्षिक ब्याज दरें क्रम से 4% है। इस योजना पे 4% ब्याज मिलता है, इस योजना पे 6% ब्याज मिलता है और इस योजना पे 10% ब्याज मिलता है। ठीक है। पहली योजना में 4,000 रुपए निवेश किए गए, यहां 4,000 रुपए निवेश किए गए हैं, तो मेरे भाई क्या इन दोनों पे 6,000 रुपए निवेश किए गए होंगे? क्योंकि टोटल जो है वो 10,000 है। 10,000 में से 4,000 गया तो इन दोनों योजना पे इन्वेस्ट होने वाला पैसा 6,000 बचा होगा। अब एक बात मुझे बताइए, 4,000 पर अच्छा कितने साल की? यदि 5 वर्षों के बाद प्राप्त कुल ब्याज, अच्छा 1 साल का 4% है तो 5 साल का क्या 20% ब्याज इस पे मिला होगा? अगर 1 साल का 4% है तो 20% ब्याज इस पर मिला होगा, यानी 800 रुपए जो ब्याज होगा वो इसका होगा। होगा या नहीं? अब आप मुझे ये बताइए, टोटल ब्याज है 2,800, उसमें से 800 इसका हो गया, क्या इन दोनों पर मिलने वाला ब्याज जो होगा वो 2,000 हो जाएगा? 2,800 में से 800 जाएगा तो इन दोनों पर मिलने वाला ब्याज जो है, इन दोनों पर मिलने वाला ब्याज जो है वो 2,000 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, 2,000 जो ब्याज है वो कितने साल का है? तो आप कहेंगे 2,000 ब्याज जो है वो 5 साल का है, तो आप क्या बता सकते हैं 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? इन दोनों राशियों पर 400 रुपए हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, यहां एलिगेशन लगा दीजिए मेरे भाई। यहाँ टोटल राशि कितनी है इन दोनों ब्याजों पे? तो आप कहेंगे 6,000 रुपए है। अगर मैं मान लूं सारी की सारी राशि 6% पे दी गई तो 360 रुपए ब्याज आया होगा। सारी की सारी राशि 10% ब्याज दर पे दी गई तो 600 रुपए ब्याज आया होगा। और दोनों को मिला के ब्याज आया कितना है? 400 रुपए आया है। यानी अगर यहां देखा जाए तो 240 रुपए ब्याज आया हो, मूलधन रहा होगा, और यहां देखा जाए तो 200 रुपए मूलधन रहा होगा। यानी कि मेरे भाई मूलधन जो बटेगा वो इस रेशो में बटेगा। मूलधन जो बटेगा मेरे भाई वो इस रेशो में बटेगा। गड़बड़ हुई है क्या कहीं? मूलधन जो बटेगा वो इस रेशो में बटेगा। 400 में से, अच्छा ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। 400 में से 360 जाएंगे, ये 40 बचेगा, और 600 में से 400 जाएंगे, 200 बचेगा। ये 40 से कम 40 है, ये 40 पंजे 200 है। यानी कि मेरे हिसाब से टोटल मूलधन कितना बैठ रहा है? 6। और इन दोनों पर टोटल मूलधन था कितना? 6,000। तो मेरे भाई 1 बराबर 1,000 होगा, तो 5 बराबर 5,000 हो जाएगा, और 1 बराबर 1,000 हो जाएगा। उसने पूछा क्या है? तीसरी योजना में 1,000 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। दूसरा भी मेथड मैं बताऊंगा, दूसरा भी मेथड मैं बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त। इससे बेहतरीन अप्रोच नहीं हो सकती। ठीक है, देखना क्वेश्चन ने क्या कहा है। 10,000 रुपए की एक राशि है, टोटल राशि कितनी है? 10,000।
उसे 3 भागों में निवेश किया जाता है। दूसरा मेथड भी बताऊंगा, ध्यान से सुनो। उसे 3 भागों में निवेश किया जाता है। पहला भाग कुछ है, दूसरा भाग यहां, तीसरा भाग। उसने कहा पहले भाग पर 4% ब्याज से पैसा मिलता है, दूसरे भाग पर 6% के हिसाब से, तीसरे भाग पर 10% के हिसाब से पैसा मिलता है। पहली योजना में 4,000 रुपए निवेश किए गए हैं। अच्छा एक बात बताइए, पहली योजना में 4,000 रुपए निवेश किए गए हैं। पहली योजना में 4% 1 साल का ब्याज मिलता था, तो 5 साल का क्या 20% ब्याज मिलेगा? तो जब मैं इसका 20% निकालूंगा तो पहली योजना से प्राप्त ब्याज मुझे 800 रुपए हो जाएगा। 2,800 रुपए टोटल ब्याज आया है, उसमें से 800 रुपए पहली योजना से आया है, तो बचा कितना? 2,000। क्या वो 2,000 जो है वो इन दोनों योजना से ब्याज आया होगा? कितने साल में? 5 साल में। अगर मैं आपसे कहूं टोटल राशि अगर 10,000 में से 4,000 यहां इन्वेस्ट हो गई थी, तो इन दोनों राशियों पर इन्वेस्ट होने वाली राशि 6,000 रही होगी। टोटल तो 10 है मेरे भाई, 10 में से 4 गया तभी तो 6 बची होगी। मैंने मान लिया 6,000 की 6,000 इस ब्याज दर पे दे दी, 6% पे, तो ब्याज कितना मिलेगा? 360। 6,000 की 6,000 10% पे दे दी तो ब्याज कितना मिलेगा? 600। अब ये 1 साल का ही तो ब्याज है, इसका मतलब आपको यहां भी 1 साल का ब्याज चाहिए। अगर पूरे 5 साल का ब्याज 2,000 है तो 1 साल का ब्याज 400 हो जाएगा। यानी दोनों को मिला के 1 साल का ब्याज 400 आएगा। 400 में से 360 गया 40, 600 में से 400 गया 200। रेशो क्या आ जाएगा? 5:1 का रेशो आ जाएगा। यानी इन दोनों को मिला के राशि 6 रुपए है। उसने 6,000 दी है। 6 बराबर 6,000, तो 1 बराबर 1,000, तो 5 बराबर 5,000 और 1 बराबर 1,000। तीसरी राशि पूछी है तो ये आपके क्वेश्चन का मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। दूसरे तरीके से आप इसे ऐसे कर सकते थे, एक राशि 6,000 मानिए, बहुत बढ़िया। एक राशि जो है वो पी मानिए, और दूसरी राशि जो है वो 6,000 माइनस पी हो जाएगी। या टोटल धन जो है वो दोनों पे 6,000 है मेरे भाई। पहली पर दूसरी पर रेट कितना है? ये 6% है। कितने साल में? 5 साल में। ये ब्याज मिलेगा। इस पर रेट कितना है? 10% है। 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? इतना ब्याज मिलेगा। और इन दोनों पर 5 साल में मिल कितना रहा है? 2,000 मिल रहा है। तो यहां से आप पी की वैल्यू निकाल दीजिए। ये सेकंड अप्रोच है, नहीं जाना इससे। सेकंड अप्रोच से, सेकंड अप्रोच से नहीं जाना, आपको इससे करना है। ये बड़ी ट्रिकी अप्रोच है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है। कोर्स कब खत्म होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर, हाँ, पहली राशि पूछता तो पहली राशि निकाल देते, 5,000 आ जाती। ठीक है। 2,800 इंटरेस्ट है बेटा, 800 तो इसका हो गया ना पहली राशि पे, बचा कितना? 2,000 ही तो बचा। इन दोनों का मैं एलिगेशन इन दोनों पे लगा रहा हूं, इसका तो हिसाब किताब फाइनल हो चुका है, इसको साइड कर दिया। क्वेश्चन अब ये बन चुका है, टोटल राशि 6,000, एक को 6% पे दिया जाता है, दूसरे को 10% पे। 5 साल में मिलने वाला ब्याज 2,000 है, तो ये वाली राशि बताओ। ये क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है। हम कैसे समझेंगे कि तीसरी योजना एक वाले? अब पहली योजना ये है, दूसरी योजना ये है, तीसरी योजना ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहना चाह रहा है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए। थोड़ा बहुत दिमाग का यूज अपना खुद का भी कर लिया करो। ये जो छुटके छुटकी चीज पूछते हैं, 360 कैसे आया? 360 कैसे आया भाई? एलिगेशन बताया तो। सारी की सारी राशि 6% पे मान लो, इसका 6% निकालोगे 360 आएगा। सारी की सारी राशि 10% पे मान लो, इसका 10% निकालोगे 600 आएगा। आज ही कराया एक ऐसा एलिगेशन वाला क्वेश्चन। पर ये है कि आप पता नहीं पीछे का क्यों भूलते हुए चलते हो। बेस्ट भी लिखा है कि ये तरीका बेस्ट है। सारी की सारी राशि 11% पर मान लो, इसका 11% निकाल दिया। सारी की सारी राशि 15% पर मान लो, 15% निकाल दिया। पता नहीं रटते हो या समझते हो चीजों को, कैसे करते हो समझ में नहीं आता आपका। मेरे भाई ऐसे थोड़ी ना होता है। आइए
मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं लेट, सिलेबस लेट होने का कारण आप भी रहे हैं। आपने चीजों को आगे नहीं बढ़ने दिया है, लेकिन मैं बिल्कुल आपको ब्लेम नहीं करूंगा। टाइम पे सिलेबस खत्म कराऊंगा, आपके एग्जाम से पहले कराऊंगा, मैथ का रिवीजन भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। मैथ बीच में नहीं छूटेगा, किसी भी हाल में नहीं छूटेगा। हेमराज मीना का पढ़ना, भाई क्या दिक्कत है इसकी? कोई सुनता नहीं है हमारी, इनकी सुनो पहले। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़िएगा मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, ध्यान से समझना। रमेश ने पहले 4 वर्षों के लिए 5% के हिसाब से, अगले 6 वर्षों के लिए 8% के हिसाब से, और 10 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 12% के हिसाब से कुछ धनराशि उधार ली। यदि 12 वर्षों की समाप्ति पर उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज इतना है, रमेश द्वारा उधार ली गई रकम कितनी है? HW आज ही कराया है, मैं दिखा देता हूं कौन सा क्वेश्चन है। ये रहा मेरे प्यारे दोस्त, कहां है? ये रहा, नहीं ये भी नहीं, ये रहा क्वेश्चन। पहले 3 वर्षों के लिए 5%, अगले 2 वर्षों के लिए 8%, बिल्कुल डिक्टो यही क्वेश्चन है। किस्त वाले क्वेश्चन बेटा सीआई के खत्म होने के बाद करवाऊंगा प्रभु, सीआई के खत्म होने के बाद। सीआई पढ़ा दूं, दोनों में डिफरेंस कैसे देखते हैं, सीआई एसआई की पहचान कैसे करेंगे, वो टॉपिक तब होगा। दोनों की किस्तों को साथ कराऊंगा। किस्त वाले क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जब पढ़ाऊंगा तो बनेंगे। क्वेश्चन नंबर, ये आपके लिए होमवर्क है मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 65 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 65 पे आइए, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहना चाह रहा है। जर्सी बहुत अच्छी है आपकी, मिलो इनसे। अभी थोड़ी देर बाद यही कमेंट करेंगे, सर 63 समझ में नहीं आया, 65। जब 65 समझा रहा था, जब तो गलती पे निगाह थी। जर्सी देखेंगे। आओ भाई 65 पे बात करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है, एक व्यक्ति ने पहले वर्ष में 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ऋण लिया। पहले साल कितना है? 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर ऋण लिया, जिसमें दूसरे वर्ष से आगे के प्रत्येक वर्ष में आधा % के साधारण ब्याज की वृद्धि होती है। बहुत बढ़िया। 4 वर्ष बाद उसने ऋण को पूरी तरीके से चुकाने के लिए ब्याज के रूप में कुल 4600 का भुगतान किया। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। हर साल जो है वो आप लोगों का आधा % ब्याज दर बढ़ जाती है। ये नहीं रहा 0.5% के साधारण ब्याज की वृद्धि की जाती है। तीसरे साल ब्याज दर कितनी होगी? होगी 6%। चौथे साल ब्याज दर कितनी होगी? होगी 6.5%। आधा साल आधा % बढ़ा रहे। उसने कहा 4 वर्ष बाद जो है ब्याज के रूप में 4600 का भुगतान किया। 4 वर्ष में मैं कितना ब्याज दे दूंगा? 5 और 5.5 10.5, 10.5 और आधा 11, 6 17, 6 23। क्या 4 वर्षों में 23% ब्याज दे दूंगा? उसने कितना दिया है? 4600। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 200। तो कुल ऋण कितना था? वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। छुटकू क्वेश्चन, 20,000 हो जाएगा। छुटकू क्वेश्चन कितना हो जाएगा मेरे भाई? 20,000 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 66। बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन। 8500 रुपए का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 6 वर्षों में 11,050 रुपए हो जाती है। 8500 रुपए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे, बेटा राशि कितनी थी? 8500 रुपए। कितनी हो गई है? 11,050। कितने साल में? 6 वर्ष में। तो मुझे बताइए ब्याज कितना लगा? तो आप कहेंगे जी घटाओ, 5 में से 0 गया 5, 10 में से 5 गया 5, और 10 में से 8 गया 2। 2550 रुपए जो है, 2550 रुपए जो है मेरा 6 साल का ब्याज होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर 6 साल का ब्याज इतना है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? इतना हो जाएगा। हो जाएगा।
अगर ये 1 साल का ब्याज है, वो आगे कह रहा है यदि दर स्वयं की 1.8 गुना हो जाती है, तो क्या पहले से मुझे दर पता होनी चाहिए? यानी अगर मुझे ये पता चले कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? 1 साल का ब्याज इतना है, ये किस पर लगा होगा? 8500 पे लगा होगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा? क्या ये 1 साल की ब्याज दर आ जाएगी आपके सामने? भाई टोटल ब्याज 6 साल का 2550 रुपए है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 6 से डिवाइड कर देंगे। 1 साल का ब्याज किस पर? टोटल मूलधन पे, तो 100 पर कितना? यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो आप कहेंगे जी यही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, दो जीरो से दो जीरो उड़ा दो, 5 पंजे 25 होता है, 5 एकम 5, जीरो, 5 से काटेंगे 17 बार कट जाएगा, 17 से काटेंगे 30 बार कट जाएगा, और 6 पंजे 30 होते हैं। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? पहले 5% था। उसने कहा है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 1.8 गुना हो जाए, तो 1.8 की गुणा करेंगे तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 9% हो जाएगा। तो 5 वर्ष में उसी मूलधन पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन क्या होगा? अगर 1 साल का 9% है, तो 5 साल का मिश्रधन पूछ रहा है, तो क्या ब्याज जो है वो 45% हो जाएगा? अगर ब्याज 45% है, तो क्या मिश्रधन 145% हो जाएगा? यानी ये आपसे 145% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। मेरे दोस्त मूलधन कितना था? 8500। अगर इसका 145% निकाल देंगे, तो क्या ये 5 साल का मिश्रधन आपके सामने आएगा? बहुत बढ़िया। देखिए यूनिट डिजिट, पहले 5 पंजे 25, ना तो ये आएगा ना ये आएगा। डिजिटल सम से कर लीजिए, 8 और 5 13, 13 में डिजिटल सम 4 हो जाएगा, 5 4 9 और 1 10, 10 में डिजिटल सम 1 हो जाएगा। यानी आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम 4 आ रहा होगा। आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम जो है वो 4 आ रहा होगा। 5 और 2 7 6 13, 5 18 और 1 19 हो जाएगा। 19 में डिजिटल सम जो है वो 1 आ रहा है, नहीं होगा। 5 और 2 7 3 10 2 12 और 1 13 हो जाएगा। 13 में डिजिटल सम 4 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, है ना? ऐसे क्वेश्चन को बच्चे आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 एक छुटकू भर क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 1 साल का ब्याज, किस पर? मूलधन पर, तो 100 पर कितना। दूसरी बात, क्लास पूरे के पूरे 1:30 बजे बंद करूंगा, पूरे के पूरे 1:30 बजे, है ना? जिसको जाना है वो चले जाना। 1:30 बजे नहीं, क्वेश्चन टोटल है 70, 70 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आगे का ओवरव्यू पूरा का पूरा चार्ट दूंगा आप लोगों को। जिसको सुनना है सुनिए, मोस्ट वेलकम। जिसको नहीं सुनना है टाटा बाय बाय। आइए देखिए, ए 6,000 रुपए का 5 वर्षों के लिए 15% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर निवेश करता है। 6,000 रुपए 5 वर्षों के लिए 15% पर यह निवेश कर देता है। बी जो है वो 5,000 रुपए का 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर निवेश करता है। तो ए और बी में क्रम से अर्जित ब्याज का अनुपात क्या है? दोनों के ब्याज का रेशो आप लोगों से पूछा जा रहा है। दोनों के ब्याज का रेशो आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो ब्याज क्या होता है? पीआरटी बटे 100। आर कितना है? 5। आर कितना है? 15%। टाइम कितना है? 5 वर्ष बटे 100। पहला ब्याज ये आएगा। दूसरा ब्याज कितना आएगा? राशि कितनी है? 5,000। रेट कितना है? 20%। और समय कितना है? 2 वर्ष और बटे में 100। दोनों के ब्याज का रेशो पूछ रहा है, कट गया। 1 2 3, 1 2 3 कट गया। 5 चौक 20 होगा, 2 तिया 6 होगा मेरे भाई, 5 तिया 15 होगा, 3 तिया 9/4 आएगा, 3 तिया 9/4 आएगा है? अच्छा 9/4 ऑप्शन है तो सही, ऑप्शन नंबर बी 9/4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था ये तो। आइए
ये भी आसान क्वेश्चन है, टीयर 2 में आप लोगों से पूछा गया है, 2 मार्च 2023 में आपसे पूछा गया है। क्या कहा है? 3 वर्ष में 8,000 रुपए पर दो बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर 800 रुपए है। यदि दो बैंकों में ब्याज की प्रतिवर्ष दर R1 और R2 है तो R1 माइनस R2 का मान आप लोगों को बताना है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, क्वेश्चन ने कहा है 8,000 रुपए हम दो बैंकों में जमा करते हैं, इसमें भी 8,000 रुपए जमा कर दिए, इसमें भी 8,000 रुपए जमा कर दिए। उसने कहा एक में रेट R1 है, दूसरे में रेट R2 है, इसमें भी 3 साल का समय, इसमें भी 3 साल का समय, तो दोनों से जो ब्याज प्राप्त होता है उन दोनों का अंतर जो है वो 800 रुपए है। तो वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि दोनों के ब्याज में डिफरेंस कितने का होगा। अब आप ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूं यहां भी 8,000 रुपए की राशि थी, यहां भी 8,000 रुपए की राशि है, यहां रेट R1 था, यहां रेट R2 है, यहां भी समय 3 वर्ष था, यहां भी समय 3 वर्ष है, बटे में 100 यहां भी था, बटे में 100 यहां भी है, दोनों से प्राप्त ब्याज ये है, दोनों के प्राप्त ब्याज का अंतर 800 दिया है। यही तो दिया है, दोनों के प्राप्त ब्याज का अंतर 800। भाई एक से जो है ये कहा है ना, दोनों बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर 800 है, तो दोनों बैंकों के ब्याज का अंतर हमने 800 लिख दिया। तो मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कितना हो जाएगा? 240 R1 हो जाएगा, माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 240 R2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू में क्या है? 800 दिया हुआ है। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यहां से 24 जो है वो कॉमन लीजिए और उसे भाग में ले जाइए, हो गया मेरे प्यारे दोस्त, कट जाएगा। अब आपने कहा 8 ढाई 80 और 8 तिया 24 और 10/3 का मतलब होता है 3 सही 1/3%। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे 3 सही 1/3%। ठीक है, दोनों के ब्याज का डिफरेंस जो है वो मेरे भाई आप लोगों को 800 दिया है। तो पहली भी राशि 8,000 है, दूसरी भी राशि 8,000 है, पहला रेट R1 है, दूसरा भी रेट R2 है, पहला समय 3 साल है, दूसरा भी समय 3 साल है, बटे में 100 इसलिए PRT बटे 100 पहला ब्याज, PRT बटे 100 दूसरा ब्याज, दोनों ब्याजों का डिफरेंस 800 दिया है। बस यहां से आप कैलकुलेशन कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आपके सामने इन दोनों ब्याजों की दरों का डिफरेंस जो है वो 3 सही 1/3% आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 बताइए। क्वेश्चन नंबर 69 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कीर्ति ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए बचत योजना में धनराशि का निवेश किया। 3 वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए निश्चित दर पर बचत योजना में धनराशि का निवेश किया। यदि उसने 3 वर्ष के लिए शिक्षा योजना में समान धनराशि का निवेश किया होता जिसमें प्रति वर्ष 2% साधारण ब्याज की दर है, तब निवेश से 540 रुपए अधिक प्राप्त होते। अगर निवेश से 540 रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं तो क्या ये ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहे होंगे? क्या ये ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहे होंगे? तो कीर्ति ने कितना निवेश किया था? अच्छा, एक बात बताइए, पहले कीर्ति ने कुछ पैसा बचत योजना में जमा किया है 3 साल के लिए, लेकिन उसने क्या किया? उसने क्या किया मेरे भाई? उसने क्या किया? उसने उस पैसे को 3 वर्ष के लिए शिक्षा योजना में जमा कर दिया। शिक्षा योजना में ब्याज की दर जो है वो 2% है, उसे निवेश से 540 रुपए ज्यादा मिलते हैं मेरे भाई। तो कीर्ति ने कितना निवेश किया था? अच्छा, एक बात बताइए, अगर 1 साल का 2% ब्याज मिलता है तो 3 साल का क्या 6% ब्याज मिला होगा? उसे निवेश से कितने ज्यादा मिलते हैं? 540। क्या यही ब्याज के रूप में होंगे? अगर मैं 1% की वैल्यू पूछूं तो 90 हो जाएगी,
100% की वैल्यू पूछूं, यहां इन्वेस्ट की गई राशि 9,000 होगी। जितनी यहां इन्वेस्ट की जा रही है उतनी ही ऊपर की जा रही थी, तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? उसका इन्वेस्टमेंट मेरे भाई 9,000 हो जाएगा। ठीक है, अभी आ रहा हूं मैं, रिवीजन कैसे करें अगले 2 मिनट में आ रहा हूं उसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हो गया? चलिए भाई, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों बैंक में 8,000 रुपये जमा करने हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। हमें कैसे पता चलेगा? 3 वर्ष में 8,000 पर दो बैंकों का, उसने कहा है 8,000 पर दो बैंकों का, यानी अगर वो कहता तो ये कहता कि 8,000 रुपये दो बैंकों में जमा किया गया, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आप ये देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। वैसे भी अगर आप अलग अलग लेंगे ना, 8,000 टोटल राशि लेंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर आएगा ही नहीं। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही पता चल रहा है कि 3 वर्ष में 8,000 पर दो बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर 800 रुपए है। 8,000 रुपए पर, इस पर अलग है, इस पर अलग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। ठीक है, उनका अंतर 800 रुपए दिया है, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछे। फटाफट बताइए। अनिल ने 5,000 की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज 6%, अगले 2 वर्ष के लिए 8% और 4 वर्षों के बाद 10% है। तो 10 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज देगा? टोटल निकाल लोगे? देखो ना, पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 6% है, तो दो छिक्का क्या टोटल 12% हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगले 2 वर्षों के लिए 8% है, तो 8 दूनी 16% यहां ब्याज हो जाएगा। और 4 वर्षों के बाद, ये 4 वर्षों का ब्याज हो चुका है, बचे कितने वर्ष? टोटल 10 वर्ष है, 6 वर्ष बचे। 6 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से 60% ब्याज हो जाएगा। तो टोटल 10 साल का ब्याज जो बैठ रहा है वो बैठ रहा है 88%। यानी अगर आप इस मूलधन का 88% निकाल देंगे तो आपके सामने 10 साल का ब्याज आ जाएगा। 10 साल का ब्याज, 8 पंजे 40 को जीरो हासिल 4, 8 पंजे 40 और 4 44 आ जाएगा। 10 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 4400 आ जाएगा। ठीक है सर, इसमें दोनों का टाइम सेम क्यों लिए? बेटा बेटा दोनों का टाइम सेम दिया हुआ है, दोनों का टाइम सेम दिया हुआ है। यहां भी 3 वर्ष है, यहां भी 3 वर्ष है। अगर पिछले क्वेश्चन में पूछ रहे हो आप, तो पिछले क्वेश्चन में भी यहां भी 3 वर्ष है। 3 वर्ष ही दोनों का दिया है। 3 वर्ष में, 3 वर्ष में, यानी दोनों का टाइम समान दिया हुआ है। आइए, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, बताइए। वो जो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था जी, इतने गुणा वाले इतने गुणा वाले, आपने क्वेश्चन नहीं कराए हैं। एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने मेरे प्यारे दोस्त, ये मेरी तरफ से आखिरी क्वेश्चन होगा। 72 क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। 72 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम अपने सिलेबस के बारे में, हम अपने रिवीजन के बारे में, उस बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 50,250 रुपए की राशि को, मेरे भाई ध्यान से समझना जैसे क्वेश्चन कह रहा है, 50,250 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला भाग P1 है, दूसरा भाग P2 है। दो भागों में,
लैंग्वेज यहां ऐसी रहेगी, 50,250 की राशि को दो भागों में इस तरह विभाजित किया जाता है, मतलब ये राशि हमें बांटनी है। यहां से पता चल रहा है यही राशि बांटनी है। वहां ऐसा विभाजित का कुछ नहीं लिखा हुआ था, इसलिए वहां अलग अलग दोनों बैंकों में 8,000 रुपए जमा करनी थी। ठीक है। पहले भाग पर 7.5 वर्षों के लिए, यानी 15/2 वर्षों के लिए, 7.5 का मतलब होता है 15/2 वर्ष के लिए। 8 सही 1/3%, यानी 8 × 3 = 24 और 25/3% के हिसाब से, 25/3% के हिसाब से साधारण ब्याज जो मिलता है वो दूसरे भाग पर 5 × 4 = 20 और 21/4 वर्ष, यहां 21/4 वर्ष दे रखे हैं, के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का 5/2 गुना है। 5/2 गुना है, तो दोनों भागों के बीच अंतर क्या है, ध्यान से सुनना। इस पर ये राशि P1 है, रेट कितना है 25/3, समय कितना है 15/2 वर्ष, बटे में 100, क्या ये इस राशि का ब्याज आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। इस पर ब्याज कितना आएगा P2, रेट कितना है 8%, समय कितना है 21/4, बटे में 100, इस राशि का ब्याज आ जाएगा। उसने कहा ये वाला जो ब्याज है ना, इस राशि के ब्याज का दर से साधारण ब्याज का 5/2 गुना है, इसका 5/2 गुना दे रखा है, इसका 5/2 गुना दे रखा है। ठीक है। पहले वाला जो ब्याज है वो दूसरे वाले ब्याज का 5/2 गुना दे रखा है। काटो, 100 से 100 काटो, 2 से 2 काटो, 3 से 5 बार काटो, 5 से 5 बार काटो, कट गया। 4 से 2 बार काटो, क्या बचेगा? यहां P1 बचेगा। ये P2 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। इधर क्या बचा? 21 दूनी 42 बचा, और इधर क्या बचेगा मेरे भाई? 25 बचेगा। देखना कहीं कुछ छूटा तो नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे कहूं दोनों की मिला के राशि कितनी हो जाएगी? 67। दोनों की मिला के राशि कितनी दी है? 50,250। तो एक पार्ट की वैल्यू मुझे बताइए कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू मुझे बताइए। तो मेरे भाई उसने पूछा है दोनों भागों का अंतर, यानी 42 में से 25 जाएंगे तो वो 17 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। एक बराबर जो भी आएगा उसकी गुणा 17 में कर देना, आपके पास अंतर आ जाएगा, यानी आंसर 17 का मल्टीपल होगा। आंसर 17 का मल्टीपल होगा, ये 17 का मल्टीपल नहीं है। 17 सत्ते 119 होता है, ये 17 का मल्टीपल है। 17 अट्ठे 17 निम्मा कितने होते हैं? 153, ये 16, ये 17 का मल्टीपल नहीं है। 17 सत्ते 119, सर ये 17 का मल्टीपल नहीं है, तो आंसर ये ही इसका जवाब हो जाएगा। उसने दोनों का डिफरेंस पूछा है ना, दोनों राशियों का डिफरेंस क्या होगा? तो दोनों राशियों का डिफरेंस मतलब 42 में से 25 गया, 17 का मल्टीपल ही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो यानी आंसर ये हो जाएगा। बाकी मेथड से कैसे करेंगे? एक बराबर कितना तो 17 बराबर कितना, एक बराबर इतना तो 17 बराबर कितना। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है मेरे प्यारे दोस्त, इसका जवाब जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अब मैं एक छोटी सी फाइल आपके लिए लगा रहा हूं, एक बार मुझे बच्चे दिखा दो कितने। अब मैं छोटी सी फाइल आपके लिए लगा रहा हूं, बाकी एसआई आपके खत्म हो चुका है। एक क्लास में जिस दिन मैं आपको किस्त कराऊंगा उस दिन ही कुछ क्वेश्चंस, 1 2 3 4 क्वेश्चन एसआई के और सीआई के मिक्स भी करा दूंगा। ठीक है। अब मैं किस्त कब कराऊंगा? किस्त कराऊंगा सीआई के बाद। जब सीआई की किस्त कराऊंगा उसी दिन एसआई की किस्त कराऊंगा। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, ये क्वेश्चंस हम लोग, ये चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। हम लोग जो है वो संख्या पद्धति को बहुत अच्छे से खत्म कर चुके हैं, डेसिमल को खत्म कर चुके हैं, एलसीएम एचसीएफ को खत्म कर चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन को खत्म कर चुके हैं, सर्ट्स एंड इंडिसेस को खत्म कर चुके हैं, परसेंटेज को खत्म कर चुके हैं, प्रॉफिट लॉस को खत्म कर चुके हैं, डिस्काउंट को खत्म कर चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट को आज खत्म कर चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको रिवीजन के लिए बता दूं, ये चैप्टर आप लोगों के हो चुके हैं, इनका रिवीजन आप लोगों को कैसे करना है। लगभग 9 चैप्टर आप लोगों के हो चुके हैं, जो कि बहुत कम है संख्या में, संख्या में बहुत कम है, लेकिन कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे हम लोग चीजों को बढ़ाएंगे। ठीक है। हाँ मेरे भाई, रिवीजन आप लोग कैसे करेंगे? आप अपना आज से ही टारगेट बना लीजिए। आप आज से ही अपना टारगेट मेरे भाई बना लीजिए
कि आप लोगों को कहीं भी या तो टेक्स्ट बुक वगैरह पे देख सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल हमारे पे तो अभी मिलेंगे नहीं, या फिर अगर आप अपने आप भी देना चाहें तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालिए। प्रीवियस ईयर रेलवे के ऑलमोस्ट मैं करा चुका हूं, जो भी अभी करंट में एग्जाम हुए हैं वहां से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालिए। मेरे भाई टाइम लगेगा थोड़ा सा, और आप बस केवल इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस डेली लगाइए, मिक्स क्वेश्चन लगाइए मेरे भाई। टेक्स्ट बुक पे भी आप जाएंगे, इंडिविजुअल चैप्टर के आप लोगों को मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वहां से उस चैप्टर के मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करिए। जिस चैप्टर में आप लोगों को दिक्कत आती है, मान लो आप लोगों से प्रतिशत के 10 क्वेश्चन का मॉक लगाया आपने, आप में उसमें से 6 क्वेश्चन भी नहीं हुए, तो मेरे भाई ये चैप्टर फिर आपका वीक है। आप इसकी क्लास करिए और दोबारा से मॉक लगाइए, आपका धीरे धीरे इस स्कोर जो है वो इंप्रूव होगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त मैं आप लोगों को बता दूं, अच्छा रेशो भी हो गया, रेशो भी हो गया तो रेशो भी कर लो, कोई बात नहीं। आयु अभी नहीं हुआ, पार्टनरशिप भी मेरे ख्याल से हो गया है हम लोगों का, ठीक है, तो पार्टनरशिप आगे लगा देंगे। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप एक बार पढ़ के चीजें छोड़ चुके हो कि अब हम बाद में ही पढ़ेंगे, तो आप निश्चित चीजें भूलेंगे। आपको डेली का डेली मॉक टेस्ट उन चैप्टर्स का जरूर देना होगा जो चैप्टर्स आप कर चुके हैं, या रैंडमली किताब उठाइए, उसके कोई से भी 6 7 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे ही बैठ के कर लीजिए। आपने मान लो नंबर सिस्टम के उठा लिए, 10 12 क्वेश्चन लगा लिए, फिर आगे परसेंटेज के उठा लिए, 10 12 क्वेश्चन लगा लिए, अगले दिन नेक्स्ट नंबर सिस्टम के 10 12 क्वेश्चन लगा लिए। लेकिन आपको लगातार पीछे के चैप्टर्स के साथ टच में रहना होगा मेरे दोस्त। ये सब करते हैं, आप ही नहीं अनोखा करोगे, ये सब करते हैं। अगर मैं भी चीजें नहीं बार बार रिपीट करूंगा, बार बार रिवीजन मैं भी नहीं करूंगा, तो चीजें जो है वो मेरे भी माइंड से स्लिप हो जाएंगी। मैं जब आप लोगों के लिए एक मिक्स प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, तब का तो छोड़ दीजिए, तब तो बहुत शानदार तरीके से मैं आपका रिवीजन कराऊंगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब मैं रिवीजन प्रैक्टिस सेट लेके आऊं, तब मुझे ऐसा ना लगे कि आप तो बिल्कुल नए हैं, आप तो सारा कुछ भूल चुके हैं। इसलिए उन चैप्टर्स के लगातार टच में रहिए मेरे भाई, जिन चैप्टर्स को मैं आप लोगों को पहले करा चुका हूं। बहुत ज्यादा चैप्टर्स नहीं हुए, 10 11 चैप्टर अभी सारे हुए हैं मेरे भाई। थोड़ा सा बड़ा हिसाब किताब है, टाइम हम लोग जो है वो 100% इसी चाल से हर एक चीज समझाते हुए, हर एक चीज प्रैक्टिस कराते हुए मैं आपका सिलेबस एंड ऑफ मार्च खत्म 100% कर दूंगा। अगर जरूरत मुझे लगी कि भाई 2 क्लास लानी चाहिए, एडवांस की अलग, अर्थमेटिक की अलग, तो मैं बिल्कुल बेझिझक आपके लिए वो दोनों क्लास लेके आ जाऊंगा। लेकिन लगेगा, जब लगेगा तब मैं आपके लिए लेके आऊंगा। आप बिल्कुल भी ये मत कहने लगना जी कल से ले आओ, परसों से ले आओ, जब मुझे लगेगा। लेकिन ना तो मैं अपनी स्पीड को बढ़ाऊंगा, ना मैं ऐसा कुछ स्किप करके चलूंगा कि आपका नुकसान हो। जैसा शानदार हम लोग करते हुए चल रहे हैं, वैसा ही मेरे भाई, वैसा ही हम लोग आगे चलते रहेंगे और हर एक चीज हम लोग समझते रहेंगे, ठीक है। आगे का टाइम, ये कल से जो चैप्टर चालू होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट चालू होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 6 क्लास तो बहुत रेयर केस में जाएंगे। अगर बड़ी क्लास होती है तो 5 क्लास में, नहीं तो 6 क्लास हमारी मैक्सिमम होंगी जो हम इसमें खत्म कर रहे होंगे। इसके ठीक बाद जो है हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट, ये भी हम लोगों का हो चुका है। इसके बाद जो है वो टाइम एंड वर्क करेंगे, पाइप एंड सिस्टर्न करेंगे। ये दोनों ही चैप्टर जो हैं, ये दोनों ही चैप्टर मेरे हिसाब से 8 से 9 क्लासेस के हैं, 8 से 9 क्लासेस के हैं ये दोनों ही चैप्टर मेरे दोस्त, ठीक है। इसके बाद जो है हम ये वाला पार्ट करेंगे, ये सबसे खतरनाक टाइप है, ये सबसे खतरनाक है मेरे भाई। इसमें हम थोड़ा सा टाइम देंगे, इसमें हम थोड़ा सा टाइम देंगे, लगभग लगभग 12 14 क्लास आप मान के चलिए, 12 14 क्लासेस से कम इसमें टाइम जो है वो नहीं लगने वाला है। एक एक शानदार चीजों को समझते हुए 12 14 क्लासेस से कम टाइम नहीं लगने वाला है। तो 12 क्लास 14 क्लास मान लेते हैं, इसमें 8 22 क्लास हो गई, और 36 28 क्लास हो गई, लगभग 3 4 फरवरी तक। क्योंकि अभी मैं प्लान करूंगा, मैं आपको बताऊंगा अगर संडे में भी मेरे लिए पॉसिबल हुआ, क्योंकि सिलेबस कराना है, शानदार तरीके से कराना है, भागना नहीं है, तो संडे में भी हम क्लास लेंगे।
तो अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो संडे भी हम लोग क्लास लगा रहे होंगे। मैं सैटरडे में इस चीज़ का बिल्कुल आपको बता दूंगा कि संडे में क्लास लगेगी या नहीं लगेगी, ठीक है। पर पढ़ेंगे हम बहुत आराम आराम से। हम कोशिश करेंगे 4-5 फरवरी तक हम लोग जो है अर्थमेटिक के सारे चैप्टर्स निपटा दें, बस एवरेज हमारा बच जाए, मिक्सचर एंड डेलीगेशन हम लोगों का बच जाए, ठीक है। 2 महीने में हम लोग एडवांस की तरफ चल रहे होंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं 2 क्लास भी आप लोगों की लगा रहा हूँ, ठीक है। परेशान मत होना, बिल्कुल भी परेशान मत होना। एक एक चीज आप लोगों को समझ में आएगी, शानदार तरीके से एक एक चीज आपको समझ में आएगी। मिलेंगे कल एक शानदार चैप्टर के साथ, नाम होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, टाटा बाय बाय।